इसमें लास्ट में थोड़ा करके दिखाया था कि एचटीएमएल पेज बनाने के लिए बेसिकली एचटीएमएल के टैग जो होता है वो यूज किया जाता है। सिंपल उसमें पार्ट बताया था कि एक पेज के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, कि उसका हेडर पार्ट होता है और एक उसकी बॉडी पार्ट। जो हेडर पार्ट होता है उसमें ये कि मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन या वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन सेव होती है, ठीक है। और जो बॉडी पार्ट होता है ये वो पार्ट होता है जो बेसिकली एक्चुअली वेब पेज के ऊपर जो चीज डिस्प्ले करवानी होती है वो बॉडी पार्ट के अंदर डिस्प्ले कराई हुई है, ठीक है। जैसे ये इसमें हेडर पार्ट के अंदर इस वेबसाइट का टाइटल दिया गया है और बॉडी पार्ट के अंदर एक सिंपल टेक्स्ट इंसर्ट किया गया, तो ये उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो वो जो टाइटल दिया हुआ था बेसिकली वो ये ब्लू पेज जो लाइन है उसके ऊपर ये माई फर्स्ट, ये इसका बेसिकली टाइटल आ जाता है वेबसाइट का। और जो बॉडी पार्ट के अंदर सिंपली एक टेक्स्ट पेस्ट किया था तो ये उसका टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बताया था कि पैराग्राफ का टैग कैसे यूज किया जाता है, और मैंने ये बताया था कि हर टैग कैसे स्टार्ट हो रहा है और कैसे टैग एंड हो रहा है। बेसिकली इस अगर पेज पे जाए तो ये जो लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर जो पी लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये तीनों मिलके आपस में ये टैग बनाते हैं। तो यहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है और बेसिकली यहाँ पे आगे जाके बैक स्लैश के साथ ये टैग क्लोज। इस टैग्स के बीच में जैसे ये एंड वर्ड लिखा हुआ है कुछ भी लिखेंगे ना तो वो एज ए पैराग्राफ पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और टैग जो है वो सामने विजिबल नहीं होते, सामने से वही चीजें विजिबल होती हैं जिस चीज को डिस्प्ले कराने के लिए टैग जो यूज किया गया उस टाइप के आइटम वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये भी इसी तरह ये एक और पैराग्राफ का टैग यूज किया गया है। जैसे ये पी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पी एंड हो रहा है, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, तो ये बेसिकली पैराग्राफ एक लिखा गया है और उसके लिए पी का टैग यूज किया गया है। और सिंपल जो क्या नाम है टैग्स होते हैं उसके अंदर मल्टीपल स्टाइल लग जाते हैं, स्टाइल उसको कहते हैं, इफेक्ट भी कह सकते हैं, स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलाइन करने के लिए अलाइन का स्टाइल यूज किया गया है, अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ये सेंटर लिख दे तो बेसिकली जो पैराग्राफ होगा वो अल्टीमेटली उस पेज के सेंटर में अलाइन आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर लेफ्ट राइट इन तीनों पोजीशन पे आप इसको बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं पैराग्राफ को, ठीक है। एक अलाइन है, सिंपल अलाइन होता है, और एक बी अलाइन है वो वर्टिकल अलाइन होता है। तो आप वर्टिकल भी उसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं पेज। फिर आपको मैंने बताया था कि लाइन ब्रेक बेसिकली एक पैराग्राफ के अंदर ब्रेक देने के लिए बी आर यूज की जाती है, लाइन ब्रेक कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एजुकेशन प्रोवाइड अ बेटर वे, फॉर एग्जांपल बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर नेक्स्ट लाइन में लेके आना है तो बेसिकली हम ए के आगे अगर ये टैग बी आर वर्ड डाल दें तो ये ऑटोमेटिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसी तरह सिंपल अगर टेक्स्ट बोल्ड करना है तो बोल्ड का बी का टैग यूज किया गया है, जैसे ये टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। अब बी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से बी क्लोज हो रहा है, बीच में सिर्फ एंड टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। जिनके पास वो जो लैपटॉप से ऑनलाइन है पिछले दफा जो फाइल बेसिकली क्रिएट की थी वो ओपन कर सकते हैं अपने। अच्छा, ये लास्ट टाइम मैंने आपको ये हेडिंग क्रिएट करके दिखाई थी और ये एक पैरा क्रिएट करवाया था और फिर हेडिंग का मैंने कलर करना बता दिया था। अब सिंपली अगर फॉर एग्जांपल ये दिस इज पैरा, सिंपल अगर सिर्फ पैरा को बोल्ड करना है तो इसके अंदर बी का टैग यूज कर देंगे और बी का टैग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो सिंपल पैरा का ये सिर्फ दिस ये पैरा पैरा क्योंकि टैग बोल्ड वाले टैग के अंदर है तो इसलिए सिर्फ पैरा उसका वो बोल्ड होगा, ठीक है। ये चूंकि साइज बहुत छोटा है ये दिस पैरा में पैरा देखेंगे तो पैरा थोड़ा बोल्ड नजर आ रहा है क्योंकि बोल्ड वाला टैग सिर्फ पैरा के अराउंड ही लगाया गया, ठीक है। इसी तरह और है इसके क्या नाम है इटैलिक, अगर हम उसका स्टाइल थोड़ा इटैलिक करना चाहते हैं तो वो भी हम यूज कर सकते हैं इटैलिक का। इसी पैरा को इससे पहले ये जो दिस वाला है वर्ड है इसके साइड पे मैं इटैलिक उसको करने के लिए इसका टैग यूज कर दिया मैंने, ठीक है। तो सिंपल ये जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट ये दिस लिखा हुआ है ना, ये आप अगर वो काफी जूम है तो ये देखिए पैरा पी कैपिटल वो थोड़ा हुआ है, बोल्ड हुआ है, और जो दिस है वो इटैलिक में हुआ है। इटैलिक का थोड़ी शेप ये होती है कि जो वर्ड की टॉप होता है वो थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ झुका होता है, ठीक है। तो ये इसका इटैलिक स्टाइल हो गया। तो इस तरह जितनी भी टेक्सटिंग है इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जितनी भी है वो मल्टीपल टैग्स अंदर यूज करके हम पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अंडरलाइन करने के लिए भी यू का टैग यूज किया जाता है सेंटेंस को अंडरलाइन करने के लिए। इस पूरे को अगर पूरे के ऊपर ये अंडरलाइन वाला लगा दें तो ये बेसिकली अब ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो यू का टैग बेसिकली अंडरलाइन के लिए होता है। तो ये पूरा सेंटेंस अब इसमें दिस जो है वो इटैलिक में है, पैरा बोल्ड में है और ये टोटल सेंटेंस अंडरलाइन है, ठीक है।
तो हर एक का अपना मैंने तीनों एक ही पैराग्राफ के ऊपर सारे ये टैग बेसिकली मैंने, तो ये दोनों सेम टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। अब वो टैग के अंदर बेसिकली कोई भी आप टैग यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी चीज आ जाएगी, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने अंडरलाइन चूंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अंडरलाइन वाला क्लोज किया है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज आएगी, देखो इस अंडरलाइन के अंदर ये पैरा लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी आ गया, और इसी टैग के अंदर ये दिस लिखा हुआ है, वो भी आ गया, तो इसलिए कंप्लीट सेंटेंस वो क्या नाम है अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली टैग के अंदर आप जितना टैग आगे करके वो जो चीज करना चाहते हैं, उतना जितना टैग के अंदर जो जो चीज आ जाएगी ना, तो वो बेसिकली आप उतना एरिया टैग वो अंडरलाइन हो जाएगा, उतना एरिया बोल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो बोल्ड मैं पैरा के स्टार्ट से स्टार्ट किया था ना पहले, अगर इसको यहाँ से उठा के इटैलिक के टैग से भी पहले मैं डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब चूंकि ये दिस का वर्ड भी बोल्ड वाले टैग के अंदर आ गया है, तो अब ये ऑटोमेटिकली दिस वाला भी, ये देखिए अब दिस भी उसके अंदर हो गया है, बेसिकली क्या नाम है बोल्ड हो गया, ठीक है। तो अब सिमिलर अगर मैं ये जो इटैलिक दिस के पास इटैलिक वाला क्लोज जो टैग है वो दिस के साथ ही क्लोज हो रहा है ना, इसको मैं यहाँ से उठा के तो बेसिकली ये पैरा के भी बाद में लेके आता हूँ, तो अब देखेंगे कि पैरा जो वर्ड है वो भी देखिए इटैलिक हो गया, ठीक है, फ्रंट की तरफ थोड़ा उसके बेंट हुआ है, तो ये इटैलिक बेसिकली वो भी हो, तो ये जो मेन चीज है वो टैग है, ये इटैलिक का टैग यहाँ से यूज किया, स्टार्ट किया, यहाँ पे किया, ठीक है, और ये मैटर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं अंडरलाइन वाला टैग आगे ले लूँ, उसका पीछे ले लूँ, तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। बेसिकली जो जो टैग लगाते जाएंगे इसके ऊपर वो अप्लाई होते जाएंगे, तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सा टैग पहले लग रहा है कौन सा बाद में लग रहा है, इफेक्ट तीनों के हो जाएंगे। बट ये चीज सिमेट्री रहनी चाहिए कि जो टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये एंड पे टैग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वो टैग आपस में सिमेट्री में है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये आई टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आई पे क्लोज हो रहा है, उसके बाद ये बी स्टार्ट हो रहा है, ये बी क्लोज हो रहा है, उसके बाद फिर यू स्टार्ट हो रहा है, फिर यू क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह इनकी तरतीब रखनी होती है। इसी तरह ये टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए एक बिग और एक स्मॉल, ये दोनों भी टैग यूज किए जाते हैं, बट ये कि ये एक स्पेसिफिक दूसरा क्या नाम इसके साइज के लिए ये दोनों यूज होते हैं ना, तो चूंकि साइज मल्टीपल रखना होता है तो इसलिए इसकी एक और स्टाइल है वो क्या नाम है पिक्सल में यूज किया जाता है इसका साइज। अक्सर वो जो पिक्सल में उसका फायदा ये होता है कि आप जितना मर्जी बड़ा टेक्स्ट छोटा जितना मर्जी बड़ा करना चाहें, बेसिकली अपने वो अप्रोप्रिएट जो भी होगा टेक्स्ट वो वेबसाइट की उस जगह पे जितना मतलब कि रिक्वायर्ड है ना उसका साइज, उसके मुताबिक आप उस पिक्सल में वो ज्यादा मार्जिन होता है। बिग और स्मॉल में एक लिमिटेड वो है, उसके ज्यादा मतलब कि वो नहीं होता है। ये अगर बिग करेंगे तो एक मैक्सिमम एक लिमिट है, इससे बिग नहीं हो सकता, ठीक है। और एक स्मॉल करना तो उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है, वो उतना ही हो, तो इसलिए इसके ऊपर वेरिएशन नहीं है। तो जब इसी का अगर स्टाइल साइज पिक्सल में रखते हैं ना, तो वो बेसिकली उसके ऊपर मल्टीपल वेरिएशन लग जाती है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट है, आप क्या नाम है फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी है। इसी पैराग्राफ के ऊपर एक फॉन्ट वाला फॉर एग्जांपल मैं ये लगा देता हूँ, ये भी फॉन्ट उसका चेंज करने के लिए भी एक अपना एक टैग है, ठीक है। ये इटैलिक और उसके अंदर मैं ना बेसिकली उसी के ऊपर मैं ये लगा देता हूँ कि फॉन्ट उसका एरियल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका फॉन्ट में क्लोज कर रहा हूँ, बेसिकली ये इसका जो स्टाइल है वो एरियल कर देगा, ठीक है। चूंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो उसमें होता है, तो वो इसलिए वो इशू हो। इसका और भी आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैलिबरी भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। कैलिबरी यहाँ से कॉपी, सॉरी अप्लाई इसलिए नहीं हुआ था कि ये टैग गलत फोटो दूसरी डाल, तो अप्लाई नहीं हो रहा, कोई इस टैग में कोई इशू है, इस वजह से इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। बाकी फॉन्ट साइज भी डिफरेंट रख सकते हैं। इसके अलावा मतलब कि इसके जो फॉन्ट है पैराग्राफ का उसका साइज वो भी आप अपनी उसके हिसाब से वो चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल इधर 5 इसका, सॉरी अप्लाई ये इस वजह से नहीं हो रहा था कि मैंने ये फॉन्ट उस टेक्स्ट से पहले ही क्लोज कर दिया था, फॉन्ट वाला वो टेक्स्ट के एंड पे रखना था और मैंने पहले क्लोज कर दी थी, इसी वजह से कोई चीज अप्लाई नहीं हो रही। देखिए मैंने 10 पिक्सल किया तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, फॉन्ट टैग लगाया है और उसके अंदर उसका साइज 10 पिक्सल कर दिया है। बेसिकली ये देखें इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया पैरा का, ठीक है। अब इसी को मैं अगर 10 की बजाय अगर मैं फॉन्ट साइज 20 कर दूं तो इसका बेसिकली साइज और बड़ा हो जाएगा पैरा का। तो ये जितना आपको मुनासिब लगता है आप उतना इसका साइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये फॉन्ट वाला भी अप्लाई हो गया, उसके अलावा फिर करते हैं और अच्छा फॉन्ट कलर, चूंकि मैंने पैराग्राफ के अंदर स्टाइल देके कलर चूज कर दिया था, बट आप फॉन्ट का कलर फॉन्ट का टैग यूज करके भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। एक तो स्टाइल लगता है पैराग्राफ के टैग के अंदर, ठीक है। आप चाहें तो सेपरेट एक फॉन्ट का टैग यूज करके आप सेपरेट भी उसके अंदर स्टाइल लगा, ये सारा डिपेंड करता है कि
जो बेहतर लगे, वो सारे स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। ये पैराग्राफ को मैंने आपको बता दिया सारा, ये जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये इसके अंदर स्लाइड के अंदर ये सारे उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर इटैलिक बोल्ड और इस तरह की चीजें अप्लाई हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके हैं डिफरेंट, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, उसमें आप लोग ये देख सकते हैं। तो ये बेसिकली उसका पेज का आउटपुट है, इसके अंदर दिस इज मेन टाइटल, उसके बाद पैराग्राफ में ये इतना सा टेक्स्ट उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट करके इतना सा बोल्ड किया हुआ है, और इस नीचे वाला का जो टेक्स्ट है वो एरियल फॉन्ट रखा हुआ है, तो ये उसकी आउटपुट है, ठीक है। जो अभी ये आउटपुट पेज है, इसके अंदर टेक्स्ट के साथ क्या चीज यूज की गई, आपको क्या लग रहा है? टेक्स्ट के साथ ये जो टेक्स्ट डिस्प्ले और आइटम 1 2 3 आइटम 1 2 3 इसके साथ ये क्या चीज जो निशान बने आ रहे हैं, हम ये उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बहुत चीजें यूज करते हैं। ऑर्डर लिस्ट भी है, उसके क्या नाम है, हम उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जुबान में क्या कहते हैं, बुलेट्स और नंबर, ठीक है। तो सिंपली जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेक्स्ट के ऊपर बुलेट्स और नंबर लगाए जा सकते हैं, इसी तरह आप क्या नाम है वेब पेज के ऊपर भी किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर बुलेट्स या नंबर ये चीज लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें बुलेट्स, इसको बेसिकली लिस्ट कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो बेसिकली 1 2 3 होती है, जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो बेसिकली ये डॉट है, ठीक, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बट ये नीचे वाले में ऑर्डर है, ठीक। इसका ये बेसिकली इसकी कोडिंग है, ये यूएल बेसिकली इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये इसका यूएल वहां पे क्लोज पॉइंट होता है, ठीक है। जो मेन चीज है, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 जो भी होगा, जो भी चीज आपने डालनी है, बेसिकली सबसे पहले तो आपने डिफाइन करनी है कि आप लिस्ट कौन सी बनाना चाहते हैं, आप ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं या अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सिंपली फॉर एग्जांपल मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये अपने कोड में जाके पेस्ट कर देता हूँ, उसके नीचे बॉडी के अंदर ही और पैराग्राफ के नीचे ये मैं बेसिकली मैं लिस्ट कौन सा बना रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। यूएल मतलब ये यूएल का जो टैग है, ये मतलब ये कि अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके यहाँ पे यूएल मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि टैग यूज कर दिया कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे मैं लिस्ट ड्रा करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एल आई का मतलब लिस्ट, यहाँ का पहला आइटम का लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। ये दूसरा आइटम की लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। अब इसी को अगर मैं आउटपुट देख लूँ तो ये देखिए आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, ये बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। और इसको आप टाइप भी बेसिकली आप डिफाइन भी कर सकते हैं, ये जैसे डॉट बने आ रहे हैं तो आप इसकी जगह सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अनऑर्डर लिस्ट, बट इसकी जो टाइप है ना इक्वल टू सर्कल, ठीक है। बेसिकली वो जो डॉट बने आ रहे हैं उसकी जगह ये सर्कल हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए वो हल्के से ना अब ये सर्कल हो गए हैं, ठीक है। मैं दोबारा अगर कर देता हूँ, पहले सिंपल बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट होती बाय डिफॉल्ट जो होती है लिस्ट होती है ना, वो बेसिकली वो डॉट विजिबल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कोई भी जितने भी फिर आप बुलेट्स होते हैं ना, हर बुलेट्स की बेसिकली अपनी टाइप होती है, ठीक है। अब ये मैं बाय डिफॉल्ट जब उठाऊं तो बाय डिफॉल्ट जब मैं उठाता हूँ तो ये बेसिकली डॉट्स आते हैं, ठीक है। और जब इसको मैं वो कन्वर्ट कर लेता हूँ, अब ये डॉट दोबारा बन गए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट उठाता है वो डॉट उठाता है। टाइप में चूंकि सर्कल कर देता हूँ तो फिर ये दोबारा सर्कल में कन्वर्ट, ये दोबारा सर्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह और भी अगर आप गूगल पर लिखे ना अनऑर्डर लिस्ट इन HTML, ठीक है, और उसके बाद आप अगर इसको डिफाइन कर लें टाइप, ठीक है, तो आपको मल्टीपल टाइप्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक टाइप इसके डिस्क भी है, जो बाय डिफॉल्ट वो जो डॉट्स शोर होता है ना उसको डिस्क कहते हैं, ठीक है। फिर एक सर्कल है, फिर एक इसकी स्क्वायर भी टाइप है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से उठा के मैं स्क्वायर अगर यूज करूँ, ये इसकी टाइप में अब स्क्वायर कट, ठीक है। मैं वापस जाके अगर पेज अपना रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये देखिए बेसिकली स्क्वायर हो गई है, ठीक है, फिल स्क्वायर। तो आप इसी अगर और मल्टीपल सर्च कर लें तो आपको और भी इसकी ज्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इसका ये मल्टीपल इसकी दी हुई होंगी, इसके ऊपर है, पहले कोई भी लिंक ओपन कर लें, W3 स्कूल के अंदर चले जाएं, उधर भी आपको इसकी मल्टीपल और मिल। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट है एक, ये अनऑर्डर लिस्ट हम डिस्कस कर रहे थे, अब ये है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की ऑर्डर लिस्ट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये यूएल को मैं अब ओएल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, यहाँ लिस्ट में डिफाइन की, यहाँ पे लिस्ट क्लोज कर ली, ठीक है। बाकी आइटम दोनों में सेम है। इसकी टाइप फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ आई वाली, ठीक है, रोमन में कल इसको वो जो गिनती कहते हैं। अब ये देखिए वो रोमन वाली जो वो स्टार्ट होगी। अब चूंकि ये ऑर्डर लिस्ट आ गई इसलिए अब 1 2 3 ये वो चीजें बन गई बुलेट्स, ठीक है। अब रोमन वो भी कर सकते हैं आप सिंपली, अगर इसी लिस्ट में अगर इसको मैं एबीसी की अगर कर दूं तो एबीसी वाली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए एबीसी स्टार्ट हो जाएगी। अब सिंपली अगर इसी को मैं लिस्ट को मैं अगर टाइप इसकी 1 कर दूं तो ये 1 2 स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 लिस्ट स्टार्ट होगी। तो ये HTML बेसिकली इस तरह की बेसिक चीजें आती है ना। HTML वेबसाइट हैंडल करना
बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी काम है, ठीक है? जो मेन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वो बड़ी वेबसाइट होती हैं जो ASP.NET में बनी होती है, ठीक है? जैसे ये हमारा LMS ASP.NET में बना हुआ है, ठीक है? वो वाली जो वेबसाइट है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। बट ये जो सिंपल HTML में वेबसाइट्स बनी होती हैं जितनी भी ना, इंतहाई ईज़ी तरीन होती हैं वो, ठीक है? इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें बीच में टैग यूज़ किए गए होते हैं, जिनको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंज, ठीक है? आपको ये अब समझ आ गया कि बुलेट्स कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, ठीक है? अब दूसरा है इमेज यूज़ करना, ठीक है? कि आप हम इसके अंदर इमेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये पेज इसके अंदर इमेज यूज़ किया गया है। अब जब इसी के नीचे ना ये यूएल इसी के नीचे अब मैं कोई इमेज ड्रा करता हूँ, ठीक है? जो इमेज का टैग होता है ना वो बेसिकली आईएमजी है। अब आप अगर इनके वो देखें ना जितने भी टैग यूज़ होते हैं ना वो मतलब ऐसे टैग हैं जो यूज़ टू हम नॉर्मल लाइफ में मतलब ईज़ी टू रिमेंबर है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब हमें याद हमने कहीं पैराग्राफ का टैग लगाना है तो हमें पता है कि यार पी फॉर पैराग्राफ तो पी इसका टैग होता है, ठीक है? हेडिंग करनी है एच फॉर हेडिंग है तो एच उसका टैग है, ठीक है? बोल्ड करना है तो बी फॉर बोल्ड है, बोल्ड उसका क्या नाम है टैग यूज करना, ठीक है? हमने लाइन ब्रेक करनी है तो ब्रेक मतलब बी आर हमने ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है? हमने अगर बुलेट्स ड्रा करने हैं हम उस बुलेट्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट बनानी है अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है? इसी तरह अगर हमने अब इमेज यूज करना है तो इमेज का जो टैग है जो वो बेसिकली आईएमजी है, ठीक है? एक तो मेन चीज उसका टैग और फिर दूसरा चीज है उसका एड्रेस, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल इमेज टैग स्टार्ट हो गया और जो मेन चीज होती है सोर्स, SRC इसको सोर्स कहते हैं, ठीक है? सोर्स मतलब ये है कि वो इमेज पड़ा कहाँ पे है, वो वहां पे बेसिकली उसका हम क्या नाम है दे देंगे एड्रेस इमेज का, ठीक है? तो मैं देख लेता हूँ कोई यहाँ पे अगर इमेज पड़ा हो तो डाउन कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी का लोगो ही डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, इमेज की फिर भी डिफरेंट टाइप होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पीएनजी इमेज है ना, पीएनजी इमेज एक ऐसा होता है जो ट्रांसपेरेंट इमेज होता है, ठीक है? उसका बैकग्राउंड उसमें विजिबल नहीं होता। पीएनजी इमेज जो जेपीजी होती है उसमें उसका बैकग्राउंड विजिबल होती है। मैंने सिंपल एक लोगो के नाम से पीएनजी वो डाउनलोड किया है और मैं स्टडी में अब जिस जगह पे पेज पड़ा है ना, अब सिंपली या तो उसके अंदर एक फोल्डर बना लें, क्योंकि वेबसाइट जो बनाते हैं ना तो वो इमेज के नाम से फोल्डर बनाए, आप ये इमेज उसमें भी पेस्ट कर सकते हैं और वहां पे एड्रेस दे दें, या अगर आप बाहर डायरेक्ट भी पेस्ट कर दे तो भी मैं एक इसका इमेज का एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर पेस्ट कर दिया इमेज, ठीक है? अब सिंपली मैं सोर्स सेलेक्ट करना है। अब सोर्स जिधर फाइल की पड़ी है ना बेसिकली फाइल जहाँ पे ये कोडिंग वाली पड़ी होती है ना, उसका जो मेन रूट फोल्डर होता है ना वो बेसिकली उसका बाय डिफॉल्ट एड्रेस होता है, वो पेज का बाय डिफॉल्ट एड्रेस वो होता है, ठीक है? अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं मेन के ऊपर ही मैं अगर वो रखता ना तो मैंने सिंपली मेन के ऊपर डॉट पीएनजी, ठीक मैंने ये उसका एड्रेस दे देना था और यहाँ पे मैंने वो टैग क्लोज कर देना था इमेज, ठीक है? अब मैंने इमेज यूज कर दी है, ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि इमेज यूज हो गया बट ये कि इमेज वो विजिबल नहीं हुआ, ठीक है? उसकी वजह क्या है, बैकग्राउंड पे इमेज तो पड़ा है बट उसका मैंने एड्रेस नहीं दिया, ठीक? अब एड्रेस अगर इस कोडिंग में जाए तो देखिए तो मैंने रूट फोल्डर का एड्रेस दिया है, ठीक है? जिधर पेज पड़ा है ना वो उसे रूट फोल्डर कहते हैं, ठीक? वहां पे इस ये जो सोर्स है ये बेसिकली रूट फोल्डर पे जाके ढूंढती है, इससे फाइल नहीं मिलती क्योंकि फाइल मैंने इमेज क्रिएट करके उसके अंदर रखा है, ठीक? दोबारा मैं कॉपी करके अगर इसी को मैं अगर इधर रूट फोल्डर पे रख दूं तो अब मैं अगर अपना पेज रिफ्रेश करूं तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए ये पूरा वो टैग यहाँ पे विजिबल हो, टैग वाला वो बेसिकली यहाँ पे विजिबल हो गया है जो इमेज, ठीक है? तो ये इस तरह बेसिकली इसका इमेज यूज करते हैं, ठीक है? अब अगर मैं दोबारा इस इमेज को मैं रूट से डिलीट कर देता हूँ ना तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से फिर इमेज डिलीट हो गया क्योंकि ये इमेज का छोटा सा आइकन तो बना रहा है। अब चूंकि उस इमेज रूट पे मिल नहीं रही इसलिए से नहीं मिल रहा, ठीक है? अब चूंकि इमेज वाले फोल्डर के अंदर इमेज पड़ा है तो सबसे पहले मैं उस फोल्डर का नेम लिखूंगा, ठीक है? इस सोर्स का मतलब ये है कि उस फोल्डर ये इस इमेज नाम का एक फोल्डर है, उसके ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये है कि उस इमेज नाम के फोल्डर को ओपन करना है और उसके अंदर ये फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है? अब मैं दोबारा अगर इसको मैं देखूंगा कि दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो अब दोबारा इमेज आ गई है, ठीक है? चूंकि अब मैंने फोल्डर का पाथ करेक्ट दे दिया है तो बेसिकली ऐसे इमेज इसके अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है? अब चूंकि ये देख अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज का साइज बड़ा आ रहा है, ठीक है? तो आप इसकी हाइट और विड्थ भी वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर इसी के अंदर मैं आगे करके इसको हाइट इक्वल टू, ठीक है? सॉरी यहाँ पे इसका टैग क्लोज करना इमेज का, इसके अंदर फिर आगे हाइट हाइट इसकी मैं 50 px मतलब पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है? और जो इसकी विड्थ है वो भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये देखा अब बिल्कुल अप्रोप्रिएट उसका साइज छोटा हो, ये इमेज का साइज बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? अगर मैं ये 500 पिक्सल कर देता हूँ तो अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है? तो अब मैं अप्रोप्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल इसी का साइज मैं अगर 100 कर देता हूँ तो ये थोड़ा उसका अप्रोप्रिएट साइज हो गया इमेज का, ठीक है? और अगर इसी को मैं अलाइन में करना चाहूँ कि यार ये भी सेंटर में आए, ठीक है? तो हम इसके ऊपर अलाइन का भी स्टाइल लगा हम सिंपली लिखें ALI
GM, ठीक है। अलाइन इक्वल नहीं, इसका अलाइन का मेरे ख्याल मैंने थोड़ा गलत लिखा है। भी आपने करना फॉर इमेज अलाइन इन HTML, ठीक है। सिंपली आप अगर उसमें जाएंगे तो उसके अंदर पहली जो वेबसाइट आती है हमेशा वो W3 स्कूल आएगी, ठीक है। इसके अंदर ये विड्थ डाली हुई है, हाइट डाली हुई है। हाँ, इसके अंदर स्टाइल के अंदर वो बेसिकली डिफाइन स्टाइल फ्लोट राइट, ठीक है। इस इमेज को मैं बेसिकली राइट अलाइन कर दिया। अब ये देखिए ये इमेज राइट पे चला गया, ठीक है। स्टाइल के नाम से टैग यूज करना है इसके अंदर। उसको जो इमेज को जो फ्लोट है, मतलब फ्लोट किस तरह मूव करे, आपने कहा राइट, ठीक है। अब ये राइट चला गया, ठीक है। अगर इसी को मैं सेंटर करूं तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। नहीं सॉरी, सेंटर का फ्लोट लेफ्ट राइट मिडल, सॉरी इसको। अच्छा, एक और भी इसकी फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ये चीज काम नहीं ना कर रही, अलाइन वाली सेंटर वाली, ठीक है। एक सेंटर का बेसिकली अपना एक सेपरेट भी टैग है कोई भी चीज सेंटर करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज के टैग के ऊपर मैं सेंटर वाला लगा देता हूँ और यहाँ पे पूरा इमेज टैग के बाद मैं सेंटर क्लोज कर देता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली फिर भी सेंटर आ गया, ठीक है। अगर वो स्टाइल उसके ऊपर नहीं काम कर रहे तो आप सेंटर के एक सेपरेट अपना एक टैग है वो भी यूज कर सकते, ठीक है। अब ये टैग इसके अंदर जो जो चीज भी सेंटर लगा लेके आना चाहते हैं, अब वो तमाम चीज फॉर एग्जांपल आप ये सेंटर के टैग के अंदर कोई भी चीज आप लिखेंगे ना, वो हर चीज ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं पूरी लिस्ट है इसको भी उठा के मैं सेंटर के टैग के अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये भी ऑटोमेटिकली हर चीज सेंटर अलाइन हो, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली सेंटर का आप डायरेक्ट भी वो टैग यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोग्रामर होता है बेसिकली उसकी यही एक्सपर्टी होती है कि वो कैसे हर चीज वो अलाइन करता है और वो किस पर्पज के लिए कौन सा टैग यूज करता है। और उसको पता होता है कि मैंने अब ये काम करना है तो मैं इसके लिए ये टैग यूज करूंगा। वो काम हर काम के लिए उसका वो मतलब स्किल होती है, उसके पास नॉलेज। और जो बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस जो होता है ना, वो सबसे पहले डिजाइनिंग उसकी स्टार्ट होती है, ठीक। एक ग्राफिक डिजाइनर होता है, वो डिजाइन करके दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ना, ये हर चीज बटन और ये चीज तो अभी जिस पे भी क्लिक करे ना तो हर चीज काम कर रही है, ठीक है। उससे पहले काम करने से पहले ये जो चीज हर चीज है ना, ये फिजिकली बेसिकली इमेज डिजाइनर ने पहले सबसे पहले ये डिजाइन की होगी, ठीक है, कि यार ये वेबसाइट का डिजाइन ऐसा होगा, ठीक। उसके बाद फिर कोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर उस डिजाइन को बेसिकली कोडर का काम होता है कि उसको वेब में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये जो इमेज का पूरा डिजाइन होता है बेसिकली ये ग्राफिक डिजाइनर होता है, वो ये पूरा इमेज डिजाइन करता है कि यार ये वेबसाइट ऐसे होगी, ठीक है। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लेके ना, ई कॉमर्स बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट सेम HTML में भी बन सकती है, PHP में बन सकती है, उसके अलावा ASP.NET में बन सकती है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कोई सेपरेट वेबसाइट नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट ही होती है, वो भी बस उसका नाम ई कॉमर्स को रख दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स के वो उसके लिए होती है, ठीक है। अब मैंने उस वो जो वेब का है ना उसका बेसिकली जैसे मैंने ये स्क्रीन शॉट लिया है ना, तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर मैं डिजाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ देखता हूँ कि यार ये यहाँ पे ये जो येलो बटन है ना, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, वो इधर भी ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे लेके रखना चाहता हूँ, यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये पेज के ऊपर तो ये इमेज के ऊपर तो बेसिकली इजिली एडिट हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला मैंने हाइड करवा दिया और नीचे वाला मैंने बेसिकली इधर नीचे शो कर दिया, ठीक है। ऐसे कर लिया, ठीक है। देखें सिंपली जो डिजाइनर होता है उसने ये करना होता है, ये बटन यहाँ शो करवाना है, ये बटन यहाँ शो करवाना है, जो भी चीजें वो ये डिजाइनर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपर होते हैं फिर वो उसकी एक्सपर्टी होती है कि कोडिंग के थ्रू उसने ये बटन यहाँ पे कैसे विजिबल करवाना है, ये जो लास्ट डेट लिखी हुई यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। ये जो डिजाइन बना हुआ है ये कैसे डिस्प्ले करवाना है, ये जो बटन बने हुए ये कैसे डिस्प्ले करवाना है, ये फिर ऑल डिपेंड करता है डिजाइनर, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर डिजाइनर सॉरी डेवलपर का काम होता है। बट ये जो चीजें अरेंज करनी है कौन सी कैसे कहाँ पर डिस्प्ले करवानी होती है, ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर का। अच्छा, आपको इमेज डिस्प्ले करवाना सिखा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर बटन मैंने आपको लिंक लगाने लगाने सिखा दिए थे बेसिकली कि कैसे लिंक वो लगाए जाते हैं उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर। लिंक्स बेसिकली जैसे मैंने वो बताया था कि जो वेबसाइट के अंदर नेविगेट जब करना होता है ना, एक पेज से दूसरे पेज में जाना होता है, तो बेसिकली उसके लिए लिंक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो लिंक्स का टैग होता है वो बेसिकली ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें जैसे उधर सोर्स दिया जाता है, ए टैग है लिंक यूज करने के लिए, ठीक है। और इमेज यूज करने के लिए सोर्स यूज किया जाता है, और इसका लिंक बैकग्राउंड पे जो भी देना है उसको हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। एच सोर्स मेरे ख्याल कहते हैं इसको, हाइपर लिंक सोर्स, ठीक है। एच सोर्स, और उसके बाद फिर जो भी वेबसाइट आप या जो भी आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं AIOU.E. ठीक है, ये वेबसाइट का एड्रेस अपनी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का दे देता हूँ, ठीक है। और वेबसाइट उसका मैं नेम लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिंक वो जो लिंक का टैग है वो मैं क्लोज कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, एच एच रेफरेंस मिक्सअप थोड़ा कर रहा था।
हाइपरलिंक रेफरेंस इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो ये चूंकि aiu.edu.pk कोई वेबसाइट है नहीं है, मैंने चूंकि कंप्लीट वो सोर्स नहीं डाला था। अब मैं अगर यहाँ से वो कंप्लीट वेब एड्रेस डाल के अगर डालूं फिर मेरा वो ओपन हो जाएगा। अब मैंने ये कंप्लीट वेब एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब मैं अगर उस बटन पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली मेरी वो वेबसाइट ओपन हो गई, वो वेबसाइट ओपन। अब सर जरूरी नहीं, अब इसके अलावा कोई और भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और पेज बना पड़ा है टेस्ट, मैं वाला चेक कर लिया, ठीक है। ये एक और मेरे पास पेज पड़ा है test.html, ठीक है। क्योंकि ये लोकल पेज, इस लोकल पेज का मैं इसके अंदर अगर एड्रेस दूँ ना test.html, ठीक है। और उसी पेज के ऊपर मैं वापस इस पेज का भी एड्रेस दे देता हूँ ताकि रिवर्ट बैक भी हो सके, ठीक है। ये वेबसाइट एड्रेस पहले पेज जो दूसरा एक और मेरा पड़ा उसके ऊपर पहले पेज का एड्रेस दे दिया और पहले के ऊपर इसका एक दूसरे के ऊपर दोनों का मतलब एक दूसरे के ऊपर एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं दूसरे पेज पे चला गया, फिर वापस मैंने इस पे क्लिक किया तो फिर मैं इस पेज पे आ गया। बेसिकली इस तरह ये वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज के साथ अंदर नेविगेट किया जाता है, ठीक है। और जो मेन्यू को बेसिकली मेन्यू ओपन करते हैं, एक बटन पे क्लिक करते हैं तो उसकी चीज आ जाती है, दूसरे बटन पे क्लिक करते हैं तो उसकी चीज आ जाती है, ठीक। तो बेसिकली वो पेज बटन के पीछे उस वेब पेज का एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने दो एड्रेस दिए इन दोनों पेजेस का। तो एक पे जाके दूसरा पेज ओपन हो रहा है, दूसरे पे जाके पहला पेज, ठीक है। स्टार्ट किया, ये उसका स्टार्ट बेसिकली है कि टेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये उस टेबल क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इस टेबल स्टार्ट और क्लोज के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं वो टी आर टेबल रो और टी डी, ठीक है। बेसिकली इसको टेबल डाटा टैग भी कह सकते हैं या टेबल कॉलम में, ठीक है। टी आर और टी डी, टेबल रो ड्रा करने के लिए टी आर का टैग होता है, ये रो स्टार्ट हुई है यहाँ पे रो, और इस रो के अंदर कॉलम इंसर्ट करने के लिए बेसिकली टी डी यूज किया जाता है, ठीक है। ये टी एच बेसिकली जो फर्स्ट कॉलम होता है ना वो अक्सर हमारा हेडिंग होता है, वो उसको टी एच यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो एज ए हेडिंग कंसिडर होगी, ठीक है। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि आप उसको हेडिंग रखना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। फिर अगर टेबल की कैप्शन है कि आप टेबल को कैप्शन देना चाहते हैं या नहीं, ये भी कंपल्सरी नहीं है, ठीक। जो मेन चीज है वो टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कोडिंग पे जाते हैं तो इमेज के नीचे आप सबसे पहले मैं आपको मेन बताया था कि टेबल स्टार्ट करने के लिए टेबल का टैग यूज किया जाता है, ठीक ठीक है। और फिर टेबल का टैग क्लोज किया जाता है, ये टेबल इंट्रा करने के लिए, ठीक है। अब टेबल के अंदर रो और कॉलम होते हैं तो बेसिकली फिर टेबल के टैग के अंदर ही रो और कॉलम्स आएंगे, ठीक है। टेबल टैग स्टार्ट किया क्लोज किया, इसके अंदर सबसे पहले हमने ड्रा करनी होती है लाइन पी आर, ठीक है। टेबल रो इसको कह सकते हैं पी आर, टेबल रो। ये लाइन स्टार्ट की और पी आर को क्लोज कर दिया, वो लाइन क्लोज कर दी, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सॉरी सिंपल लाइन। अब एक लाइन को हमने ड्रा कर ली, सिंपल लाइन नहीं हो सकती, लाइन के अंदर मिनिमम एक हमें कॉलम लाजमी रखना विजिबल कराने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली एक जो एक लाइन है उसके अंदर जितने आप कॉलम डिफाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉलम वन है टी डी, एक कॉलम मैंने डाला, कॉलम स्टार्ट किया, कॉलम क्लोज किया, ठीक है। इसको मैंने C1 का नाम दे दिया, ठीक है। उसी तरह फिर इसी के अंदर एक और मैंने कॉलम स्टार्ट किया, कॉलम क्लोज किया, इसको मैं C2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना पेज रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो ये बेसिकली एक ही टेबल के अंदर ये C1 C2 आ गए हैं, ठीक है। अब चूंकि कॉलम के जो टेबल है उसके बॉर्डर इसलिए विजिबल नहीं है, ये बेसिकली C1 C2 मैंने लिखा है। अब ये एक ही रो में C1 C2 लिखा गया, मतलब अभी तक एक ही रो ड्रा होगी, ठीक है। इसके बॉर्डर इसलिए विजिबल नहीं है कि बाय डिफॉल्ट टेबल के बॉर्डर मतलब कि विजिबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बॉर्डर आप डिफाइन स्टाइल करके बॉर्डर इक्वल टू के हम इसको 1 कर देते हैं। आई डोंट नो ये डायरेक्ट बॉर्डर लेता है या स्टाइल के थ्रू बॉर्डर लेता है, ठीक है। ये बॉर्डर 1 मैंने किया तो ये बेसिकली इसके बॉर्डर डिफाइन हो, उसके ड्रा हो कॉलम के सॉरी टेबल के, ठीक है। तो अभी तक मैंने एक ही रो के अंदर दो कॉलम इंसर्ट, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं एक और ये फर्स्ट रो जहाँ से क्लोज हो रही है ना, यहीं पे इसके नीचे सेकंड रो स्टार्ट कर लें यार। ये रो स्टार्ट की मैंने, ये रो क्लोज की। अब इसके अंदर फिर मैं दो कॉलम और डाल लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी दो मैंने ऊपर वाले वैसे कॉलम, क्योंकि उनका वो कोडिंग सेम है इसलिए मैंने ऊपर वाले कॉलम भी नीचे किए, ठीक है। तो बेसिकली इसको कॉलम 3 दे देता हूँ नाम और कॉलम 4 नाम देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे बेसिकली नीचे दो कॉलम और डिफाइन हो गए, ठीक। तो ये इस तरह जितने भी आप रो डिफाइन करते जाएंगे उतनी आप ये चीजें डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक में मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाले में मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा डाला है, C2 रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखिए ऊपर वाली रो में 3 कॉलम आ गए, नीचे वाली रो में उसी तरह 2 कॉलम आ गए, ठीक है। ये कॉलम एम्प्टी रह गए क्योंकि नीचे वाले में इस जगह पे हमने कॉलम डाला ही कोई नहीं। बट टेबल की टोटल चूंकि बॉर्डर डाला हुआ है तो ये बेसिकली इसकी टोटल विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं नीचे वाले में भी एक और कॉलम डाल दूं तो फिर कॉलम और वो विड्थ
इक्वल हो जाएगी। 5 दे देता हूँ, ये C6 दे देता हूँ नाम कॉलम से, तो ये एक और कॉलम बेसिकली इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये जो मैंने C1 C2 लिखा हुआ है ना, ये अगर चाहे तो बेसिकली एम्प्टी भी कर सकते हैं, फिर भी टेबल ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टेबल ड्रा हुआ है जिसके चूंकि अंदर कोई डाटा है नहीं है, इसलिए इसके वो छोटे छोटे कॉलम नजर आ रहे हैं, सॉरी कॉलम नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 रो है और सॉरी 2 रो है और 3 कॉलम डले हुए हैं। ठीक है, टेबल स्टार्ट करता है, टैग क्लोज करता है, ये टेबल का स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये फर्स्ट रो का स्टार्टिंग, फर्स्ट रो की क्लोजिंग। ठीक है, और इस रो के अंदर फर्स्ट कॉलम की स्टार्टिंग, फर्स्ट कॉलम की क्लोजिंग, सेकंड कॉलम की स्टार्टिंग, सेकंड कॉलम की क्लोजिंग। ठीक है, तो बेसिकली एक रो के अंदर ये 2 सेल हो गए, 2 कॉलम हो गए। ठीक है, फिर ये यहाँ से दूसरी रो स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर भी सिमिलर 2 बेसिकली कॉलम डले हुए हैं। ठीक है, ये क्लोज हो रही है, उसके बाद फिर ये कि ये टेबल क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये आउटपुट भी साथ उन लगी हुई है कि सेल 1 है, सेल 2 है, सेल 3 है, सेल 4 है, बेसिकली इस तरह ये उसका ड्रा हो जाएगा टेबल। ठीक है, उसके बाद फिर एक नेक्स्ट कॉलम्स है, ये भी टेबल, बट आप अगर इसमें देखें कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये नीचे वाले 2 कॉलम के इक्वल साइज हुआ है ना, तो बेसिकली ये इसके अंदर कॉलम के ऊपर एक कोड यूज किया जाता है, कॉलम स्पैन, कॉलम को एक्सटेंड करना। ठीक है, तो कॉलम स्पैन मतलब ये कि कॉलम जो ये है वो बेसिकली दो, इसका साइज 2 कॉलम की इक्वल हो। ठीक है, तो इसलिए इसकी आउटपुट ऊपर वाला अगर एक कॉलम देखे तो इसके नीचे मतलब कि एक कॉलम नीचे वाले 2 कॉलम की इक्वल बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे 2 कॉलम है, तो जितना कॉलम स्पैन अगर हम इसी का अगर इधर 3 होता ना, तो फिर ये होता है कि ये जो कॉलम का साइज है ये बेसिकली जिस तरह कि ये 2 है, इसी के नीचे एक और हो तो उस जितना ये 3 बेसिकली कॉलम स्पैन साइज। फॉर एग्जांपल मैं आप जो हमारा ये वाला कोडिंग है, ठीक है, इसमें एक ही मैं क्या नाम है कॉलम डालता हूँ, बट फर्स्ट रो की जो कॉलम है ना उसका कॉलम स्पैन इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ठीक है, कि 2 कॉलम्स के इक्वल हो, तो अब इसकी थोड़ी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट वाला जो कॉलम है रो है, उसके उसका साइज और नीचे वाले 2 के साइज आपस में इक्वल है। ठीक है, इस सच अगर नीचे वाला कॉलम स्पैन भी करना चाहे तो एक कॉलम रिमूव करके 2 की इक्वल कर सकते हैं, ये 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको 3 कर दो कॉलम स्पैन, इस एक कॉलम का साइज बेसिकली नीचे वाले 3 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसका मैक्सिमम है 2, तो इस वजह से ये शो 2 कर रहा है, अगर बाकी का 3 3 होता तो ये कॉलम स्पैन वो 3 जितना इक्वल हो जाता। जिस तरह कॉलम स्पैन होता है इसी तरह रो भी स्पैन होती है। ठीक है, एक रो जो फर्स्ट कॉलम है 2 रो की इक्वल हो जाता है, ये जिस तरह की जो टेबल की जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो कोडिंग के थ्रू बेसिकली उसको वैसे ही कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें किसी में कॉलम स्पैन यूज की है, किसी में रो स्पैन यूज की जाती है। फिर टेबल के ऊपर डिफरेंट टाइप के स्टाइल लगाए जा सकते हैं कि मैं जैसे मैंने आपको टेबल और उसका बॉर्डर यूज करना सिखा दिया था, फिर टेबल की जो विड्थ है वो भी आप कर सकते हैं, फिर उसकी हाइट कर सकते हैं डिफाइन, फिर हर सेल की विड्थ और हाइट बेसिकली स्पेसिंग वो डिफाइन कर सकते हैं। इवन के टेबल का बैकग्राउंड कलर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल लग सकते हैं। टेबल के अंदर जो डाटा होता है उसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप के स्टाइल लग सकते हैं कि हर जो कॉलम है उसका साइज कितना हो, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर है या टॉप है, लेफ्ट है या राइट है। ठीक है, या एक अलाइन सिंपल होता है कि लेफ्ट राइट या सेंटर, फिर एक वर्टिकल अलाइन होता है कि टॉप पे या बॉटम पे है। ठीक है, तो वो भी आप पोजीशन एडजस्ट। फिर सबसे अहम जो बेसिकली इसके अंदर वो जो चीज यूज की जाती है ना, वो एक फॉर्म है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्म कैसे, जैसे हम नॉर्मली किसी से कोई इनपुट लेते हैं ना, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं एडमिशन लेना है, तो पहले ये होता था कि हार्ड में फॉर्म आपको दे दिया जाता था कि आपने ये फॉर्म फिल करना है, और हर फॉर्म की एक बेसिकल इंफॉर्मेशन होती थी, नेम की हेडिंग डली होती थी, उसके आगे एक खाली जगह छोड़ी होती थी जहाँ पे आप नाम डाल देते थे। ठीक है, तो इसी तरह एड्रेस की हेडिंग डली होती थी, उसके आगे एड्रेस डाल सकते थे। अगर आपने किसी का CNC लेना है तो उसके आगे कॉलम डाल देते थे। तो बेसिकली जिस तरह वो फिजिकल फॉर्म होता था इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग के लिए, इसी तरह HTML के अंदर भी एक फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, किसी से कोई किसी टाइप की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली 3 टाइप की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। एक ये कि बटन के थ्रू कोई चीज सबमिट करवा लें, एक ये कि कोई टेक्स्ट बॉक्स दे के उसके अंदर कोई चीज टेक्स्ट राइट अप करवा लें अगले बंदे से, फॉर एग्जांपल नेम की हेडिंग दे के उसे टेक्स्ट राइट अप करवा लें कि यार इसमें अपना नाम लिखो। ठीक है, टेक्स्ट एरिया किससे मतलब ये कुछ कंप्लीट मैसेज टाइप करवा सकते हैं, उस टाइप की इनपुट होती है। या फिर उससे कोई चेक बॉक्स करवा लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेल है या फीमेल है। ठीक है, दो ऑप्शन दी हुई है, आप किसी एक पे चेक कर देंगे तो ऑनलाइन ही फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फिर रेडियो बटन है, जैसे चेक बॉक्स इसी तरह रेडियो बटन भी बना होता है, आप मेल है फीमेल है जो आप हैं आप उस रेडियो बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी समटाइम आ जाती है कि सिलेक्ट यूर
कंट्री, ठीक है, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट करें तो पूरी कंट्री की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये एक फॉर्म होता है, फॉर्म के अंदर डिफाइन की जाती है, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट की सबसे बेस्ट एग्जांपल ये आपकी जो ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थी, जैसे ये अबाउट में जाए तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप ऊपर क्लिक करें तो ये पूरी लिस्ट नीचे ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। इसमें जाए तो ये पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। तो ये भी फॉर्म के अंदर है, सारा कुछ है, फॉर्म के अंदर यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल ये सिंपल किसी से सेंड बटन क्लिक करवाना है, ठीक है, कि आप इस सेंड पे क्लिक कर दें, ठीक है। बेसिकली मे बी इसके बैकग्राउंड पे ऐसी चीज कोडिंग लगी हो कि जब आप सेंड पे क्लिक करें तो आपका आईपी गेट करे, आपकी लोकेशन गेट करे, आपकी और इन्फॉर्मेशन गेट करे, और वो किसी एक स्पेसिफिक ईमेल पे पर सेंड कर दे। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स जैसे होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नेम है, इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखे ना, ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट, वो बेसिकली ये सेंड बटन है, इसके ये कोडिंग डाली हुई है उन्होंने, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू वो सेंड है, जो वैल्यू बेसिकली ये सामने बटन के ऊपर नेम शो हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये सबमिट टाइप का बटन उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। फिर ये चेक बॉक्स का उन्होंने और टेक्स्ट बॉक्स का उन्होंने बेसिकली फॉर्म के अंदर ड्रा किया हुआ है। ये जैसे लास्ट नेम है, आगे से इनपुट टाइप, ये फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली यहाँ से ये फॉर्म फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जो जो चीज इनपुट लेनी है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले इनपुट उससे नेम लेना, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, उससे एज ए नेम करवा लें, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। उससे लास्ट नेम उसका लेना, वो भी टाइप टेक्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसका क्या नाम है, आगे तकरीबन सारे टेक्स्ट वगैरह, एंड पे सिर्फ एक बटन बनाया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके तो रीसेट या आई नो वो बेसिकली सबमिट करवाना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्म की डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग दी हुई है। इस स्लाइड के ऊपर आपने जिसे गो थ्रू करना है वो बेसिकली कर लें, या फिर उससे बेस्ट ये कि W3 स्कूल पे जाके देख लें, वो आपको वहां से ज्यादा बेहतर फॉर्म्स वगैरह जितने भी है। मैं ज्यादा इतनी अब डिटेलिंग में नहीं जा रहा, तो बेसिक चीजें यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये मैं चेक बॉक्स का आपको जिक्र कर रहा था, ये बेसिकली चेक बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। किसी एक चेक के ऊपर सबमिट करें और सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें, ये भी बेसिकली फॉर्म के अंदर ड्रा किया जाता है। और इसको ड्रा करने के इनपुट टाइप, बेसिकली इनपुट जिस टाइप की लेनी होती है ना, वो टाइप सिर्फ डिफाइन करनी होती है, ठीक है। अगर टाइप चेक बॉक्स कर दे तो चेक बॉक्स बन जाएगा, अगर टाइप टेक्स्ट कर दे तो टेक्स्ट का बॉक्स बन जाएगा, अगर टाइप वो बेसिकली इनपुट कर दे तो वो बटन बन जाएगा, और टाइप सबमिट कर दे तो वो बटन बन जाएगा। हर चीज का जो भी टाइप सेलेक्ट करेंगे ना, बेसिकली वो बॉक्स वो चीज आगे अपीयर हो जाएगी। जैसे ये रेडियो बटन के हैं, अब इनपुट टाइप रेडियो नेम है उसका, ठीक है, तो बेसिकली वो चेक बॉक्स वो भी रेडियो बटन टाइप बन जाता है। फिर ये ड्रॉप डाउन मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन भी इसी तरह ही होता है इसके अंदर। ये यहाँ पे बेसिकली जो टाइप होती है इसमें, ये ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट बेसिकली एक टैग यूज किया जाता है, ठीक है। इसका नाम सिलेक्ट के अंदर फिर जो जो ऑप्शन देनी होती है, बेसिकली वो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। तो जितने भी स्लाइड के अंदर ऑप्शन डालेंगे वो चीजें बेसिकली ड्रॉप डाउन में, फॉर एग्जांपल मैं इसी का कोड कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट करता हूँ, तो ये वो बेसिकली 4 ड्रॉप ऑप्शंस आ जाती है, ठीक है। आप इसमें से जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, ये वो ऑप्शन वाला टैग यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर वेब पेज के एरिया ड्रा करने के लिए बेसिकली फ्रेम यूज किए जाते हैं, फ्रेम भी यूज किए जाते हैं, डिवीजन भी यूज कर जाते हैं। फ्रेम सेट 1 2 कौन सा कितने परसेंट रखना होता है, बेसिकली एरिया डिफाइन करने के लिए कि इस एरिया में ये चीज मैंने ड्रा करनी है, इस एरिया में ये। बस आज के इतना का लेक्चर।